मॉस्को से आ रही है बड़ी खबर। मॉस्को में लगातार तीसरे दिन यूक्रेन ने हमला किया है। मॉस्को को ड्रोन से बनाया गया निशाना। रिहायशी इमारतों से यूक्रेनी ड्रोन टकराया है। हमले के बाद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। रिहायशी इमारतों पर अटैक किया गया है और हमले के बाद रूसी एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया है। अच्छा खासा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के ताजा हमलों से ये खबर है। लगातार तीसरे दिन यूक्रेन के हमले हुए। और मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर फिर हमला। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। बीती रात यूक्रेन ने ड्रोन से किया अटैक। और मॉस्को में रिहायशी इलाकों में ड्रोन अटैक हुए हैं। दूना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर अटैक हो गया। हमले के बाद इस कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। ताजा तस्वीरें आप देखिए। स्थानीय लोगों ने जो वीडियो बनाया है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन अटैक के फौरन बात की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है और एक बड़े इलाके में आग लगी नजर आ रही है। और यूक्रेन के ड्रोन हमलों से भारी तबाही। पूरे मॉस्को में सुने गए धमाकों की आवाज। धमाकों के बाद लगी भीषण आग। एयर डिफेंस ने कई हमले नाकाम किए। और ये जो लगातार ड्रोन हमले हुए हैं, इस पर मॉस्को के मेयर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बड़ा दावा किया है। कहा है कि बीती रात 180 ड्रोन्स मार गिराए गए। रूसी एयर डिफेंस ने इन तमाम बड़े हमलों को नाकाम किया है। ये बयान सामने आया है। सोचिए, 180 ड्रोन्स तो मार गिराए गए, उसके बावजूद भी इतनी तबाही मॉस्को में नजर आ रही है। वहीं ज़पोरिज़िया में रूस का भीषण हमला। रूसी फौज के हमले में भारी तबाही हुई है। कई मकान और गोदाम जमींदोज हो गए। हमले में 2 लोग घायल हुए, किसी की मौत नहीं। और यूक्रेन पर रूस का बहुत विध्वंसक हमला हुआ है। ओडेसा और इस्माइल पोर्ट पर तबाही मच गई। चोर्नोमोर्स्क में रिहायशी इमारत बर्बाद हो गई। सुपरसोनिक मिसाइल से भीषण तबाही मचाई गई है। ताजा तस्वीरें देखिए हमले के बाद की। तो कीव में बारूदी विध्वंस। जी हां, पिछले 24 घंटे में कई भीषण हमले हुए हैं। दक्षिण ओडिशा में शॉपिंग सेंटर पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। जी हां, अलग अलग हमलों में 43 लोग घायल भी हुए हैं। ओडेसा के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया। रूस ने रात भर 128 ड्रोन लॉन्च किए। 14 जगहों पर ड्रोन हमले कामयाब रहे। क्रामाटोर्स्क में 2 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हैं। खेरसोन में ड्रोन हमले से 2 लोगों की जान गई। ज़पोरिज़िया में बॉम्ब हमले से 2 लोगों की जान गई। सूमी में भी 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हैं। निप्रोपेट्रोवस्क में 1 की मौत, 6 के घायल होने की खबर है। जून के मुकाबले नागरिक जो हताहत हुए हैं, अगर उनकी संख्या को देखा जाए तो ऐसे मामले 30% बढ़ गए हैं। ये बड़ी बात है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कुलकर्णी सर, पहला सवाल आपसे। रूस में भी नुकसान हो रहा है। रूस जवाबी जो कार्रवाई कर रहा है उसमें यूक्रेन को तो तगड़ा नुकसान हो ही रहा है। ये जंग आखिर कब तक चलेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जंग चलेगी और इसलिए जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, ऑल आउट वॉर, 5वें साल में अब ये युद्ध आ चुका है। और अब पुतिन जानते हैं कि अब नहीं कर पाए तो बहुत कठिन होगा और सर्दियां आए उससे पहले पुतिन चाहते हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लगातार पिछले 5 साल में हम कौन से नाम सुन रहे हैं, वही नाम ज़पोरिज़िया, खार्किव, खेरसों, सूमी, लुहांस, डोनेट्स, यही नाम सुनते हैं। ओडेसा, यही नाम सुन रहे हैं। यानी कि 20% यूक्रेन का ले करके उसके बाद रूस उसके आगे नहीं जा सका। और जिस प्रकार से लगातार अब यूक्रेन अब
चौथे साल के बाद मॉस्को में हमला करना शुरू किया है। अब पुतिन को घबराहट सी हो रही है कि क्यों इस प्रकार से, अगर अभी तक मॉस्को में अगर आप जाते तो शायद किसी को ये पता भी ना चलता कि इतनी भयानक लड़ाई फ्रंट लाइन पर हो रही है। और फ्रंट लाइन में यूक्रेन का सबसे भारी समस्या, उसकी आधी जनता जो है वो पलायन कर चुकी है। उन्होंने सब मर्दों को जो 16 साल के ऊपर है वो रखे हैं, लेकिन वहाँ पे अब आदमियों की कमी हो रही है, उतने जवान उनके पास अब नहीं है। रूस जो है 3 लाख सोल्जर्स को एनरोल करने के लगा हुआ है, यानी कि अब रूस को पता है कि अगर अब नहीं लड़े, क्योंकि डिसएडवांटेज यूक्रेन है, मैन पावर नहीं है। एडवांटेज रूस है कि उसके पास मैन पावर है, एडवांटेज यूक्रेन है कि उसको पूरा नाटो मदद दे रहा है, एडवांटेज रूस है कि उसको मालूम है कि अब जिस प्रकार से यूएसए और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है, तो अब यूक्रेन को उतने सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितना उसको मिलता था। इतना देखते हुए भी यूक्रेन ने जिस प्रकार से लगातार अपने ड्रोन्स इंडस्ट्री को बढ़िया बना करके मॉस्को तक, यानी 1000 किलोमीटर अंदर तक अब हमले जो शुरू किए हैं, अगर इंटरसेप्ट करके 90% भी रूस गिरा देता है तो भी 10% नुकसान अब मॉस्को के अंदर, यानी कि सारे के सारे रूसियों को पता चल गया है कि अब युद्ध ऐसी स्थिति पे आ चुका है, ये परेशानी अब रूस में होगी, खाने की किल्लत होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो रूस को अब लड़ाई खत्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए टोटल वॉर होएगा और अब इसी साल समाप्त होने की कोशिश करेंगे पुतिन। बिल्कुल, और सवाल तो यही है कि क्या पुतिन इसे जल्दी कंक्लूड कर पाएंगे। डीके पांडे सर, कुल मिलाकर एक चीज तो दिखाई दे रही है कि ये युद्ध लंबा चल रहा है, आगे कब तक चलेगा इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन पुतिन या रूस की सेना यूक्रेन के इन हमलों को अब तक रोकने में नाकाम साबित हुई है। मॉस्को में इस तरह से बैक टू बैक तीसरे दिन भी हमले होना, कहां है वो डिफेंस सिस्टम जिसकी बात होती थी। यूक्रेन का तो हम समझते हैं उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत कमी है, क्या रूस के लिए भी अब चैलेंज बन गया है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से स्थितियां हैं ग्राउंड पर, अभी बैटल फील्ड में जो पिक्चर्स आ रही हैं वो साफ बताती हैं कि रिसोर्सेज की कमी है, और अब उसको जो है सैनिक भी चाहिए, क्योंकि 123 जगह पर ग्राउंड जो है ऑपरेशन चल रहे हैं। अगर 123 जगह आप लड़ रहे हैं तो कितनी ज़्यादा आपको नफरी चाहिए, कितना ज़्यादा सैनिक चाहिए, तो वहाँ पर जो है वो नॉर्थ कोरिया की मदद की बात जो चर्चा में आ रही है। ऐसे हालात में जब आप सैनिक भेज रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाई चेन का सुगम तरीके से जारी रहना, ये सब चुनौतियां हैं जो कि आपको एडिशनल आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके अतिरिक्त ये लॉन्ग रेंज जो ऑपरेशंस किया है और 40 दिन का एक कैंपेन चलाया था यूक्रेन ने, जो उनके नजरिए में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और देखा जाए ग्राउंड पर तो वो रशिया की रिफाइनरी और सप्लाई लाइन, स्टोरेज सिस्टम, इन पर अटैक किया, जिससे कि उनकी जो टोटल इकोनॉमिक है वो जो है धराशायी हो गई। साथ में अब प्रत्युत्तर जब दिया रशिया ने, तो जो उनके ग्रेन कॉरिडोर है उस पर अटैक किया। और इजिप्ट को जो है यूक्रेन ने बोला भी है कि अगर आप देखिए जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर, हम आगे फूड सप्लाई चेन को जारी रख पाएंगे सुचारू रूप से, ये कहना मुश्किल है। साथ में जो जिस प्रकार से रशिया ने अपना अटैक किया है एनर्जी सोर्सेज पर, ताकि जो विंटर्स जब आ रहे हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में माइनस में टेम्परेचर रहता है यूरोप में, ऐसे हालात में ये कहना कि रशिया जो है वो टोटल हार चुका है, ये मुश्किल है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर ऑप्शंस का विचार करें। हालांकि ये लगभग असंभव है, क्योंकि सबको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूक्लियर ऑप्शंस के बाद किस प्रकार से हानि हुई है। तो पुतिन ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा करना होता तब तक कर चुके होते। महत्वपूर्ण यह है कि क्या अब ऑप्शंस बचे हैं रशिया के पास, कैसे वो उसको वो रिसोर्सेज मिलेंगे, वो कैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स मिलेंगे, किस प्रकार से उसको ड्रोन्स मिलेंगे। हालांकि ईरान कह रहा है कि लगातार सप्लाई कर रहा है उनको, और बीच में जिस प्रकार से नाटो कंट्रीज ने हेल्प किया है रशिया की, यूक्रेन की, क्योंकि अमेरिका ने अपने जब हाथ पीछे खींच लिए तो नाटो कंट्री सब साथ आगे आए और उन्होंने यूक्रेन को सक्षम बनाया ताकि वो अपनी लड़ाई को जारी कर रखे। देखना होगा कि अब जो है ये जो सहयोग है कब तक रहता है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कब तक रहते हैं। हालांकि इस बीच में यूक्रेन ने अपने खुद के जो है स्वावलंबन की जो है एक रूपरेखा तैयार कर ली है। कहा जा रहा है कि ब्लास्टिंग मिसाइल्स का भी निर्माण वो करने जा रहे हैं, शायद 3 से 6 महीने के बीच में वो तैयार होकर और डिप्लॉय भी हो जाए। तो निश्चित रूप से विवस्था की तरफ बढ़ रहा है युद्ध, लेकिन जब विवस्था बहुत चरम हालात और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं, तनाव और ज्यादा घटने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस के विध्वंसक प्लान का पर्दाफाश हुआ है। यूक्रेन फ्रंट पर सैनिकों की संख्या 2 गुनी करने की तैयारी है। भीषण हमले की तैयारी कर रहा है रूस। जंग का जल्द से जल्द अंजाम चाहते हैं पुतिन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी अब
रूस जो है वो जल्द से जल्द इस जंग को कंक्लूड करना चाहता है, भीषण हमले की तैयारी कर रहा है और इसीलिए सैनिकों की संख्या में इतना जबरदस्त इजाफा किया जा रहा है। तो देखिए, पुतिन का प्लान 100% डिकोड। जी हां, प्लान 100% मतलब यूक्रेन फ्रंट पर सैनिकों की संख्या दुगना करने की योजना। इसके साथ और भी कई पर्दाफाश हुए हैं, कई नई जानकारियां सामने आई हैं। देखिए, 5 लाख अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की योजना है। स्टेट ड्यूमा चुनाव बाद तैनाती की तैयारी है। 2022 के मुकाबले 3 गुना अधिक सैनिक। जी हां, कॉन्ट्रैक्चुअल सैनिकों को 67 लाख का एक मुश्त बोनस दिया जाएगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। कुलकर्णी सर, किस तरह से आप देखते हैं ये जो पुतिन का प्लान 100% है, यानी सैनिकों की संख्या में जो 100% इजाफा किया जा रहा है, ये तो आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ी तैयारियों के संकेत देते हुए पुतिन नजर आ रहे हैं इस फैसले के जरिए। यानी क्या वाकई अभी थोड़ी देर पहले जिस बात का जिक्र हो रहा था, क्या ऐसा है? क्या जल्द से जल्द पुतिन अब इस जंग को कंक्लूड करना चाहते हैं और यह कदम उसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए? समीर, रूस जानता है कि यूक्रेन के पास मैन पावर की कमी है। हाँ। रूस के पास आबादी आज की तारीख में काफ़ी है कि वो 5 लाख सैनिक मोबिलाइज करेगा, रिक्रूट करेगा, यकीनन ये देखेगा। जब भी उसके पास सैनिकों की कमी थी, नॉर्थ कोरिया ने आके उनकी मदद की। यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन मैन पावर में अकेला अपने बलबूते पर लड़ रहा है। उसको ज़रूर इक्विपमेंट मिल रहा है, लेकिन मैन पावर नहीं मिल रहा। यही खामी जो है अब जो रूस ने पकड़ ली है, और रूस भी चाहता है कि टोटल वॉर में अब ये जो लड़ाई है समाप्त होनी चाहिए। यूक्रेन को सैनिक मिलने बहुत मुश्किल है। रूस जो है अपने रिक्रूटमेंट मोबिलाइजेशन के द्वारा 5 लाख सैनिक अगर फ्रंट लाइन पे लगाएगा तो यकीनन जितना भी रूस को इलाका चाहिए वो लेकर के कहीं ना कहीं वो यूक्रेन को बहुत दबाव डालेगा। यूक्रेन भी चाहता था कि लगातार जिस तरीके से वो मॉस्को पे हमले कर रहा है, मकसद यूक्रेन का था कि रूस को टेबल पे ला करके बातचीत की जाए, लेकिन पुतिन बातचीत करने से ज़ेलेंस्की से बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब क्या चारा रहा पुतिन के पास? तो पुतिन सोचते हैं कि ये साल आखिरी है, कहीं ईरान और यूएसए का युद्ध भी समाप्त हो जाएगा तो सारे के सारे फिर उससे यूक्रेन की मदद करनी शुरू करेंगे। तो उससे पहले ही अगर यूक्रेन घुटने टेक देता है, ये लड़ाई समाप्त हो जाती है, तो पुतिन को फायदा है। नहीं तो पुतिन के कारण अभी रूस के अंदर जो इलेक्शंस होंगे अभी, उसके बाद जिस प्रकार से मुझे लगता है रूसियों को भी अब इस बात का एहसास होगा कि ये जो लड़ाई है, इन्फ्लेशन ज़रूर ऐसे चरण सीमा में दिक्कत करेगा, और रूसियों को अगर दिक्कत शुरू हो गई तो फिर पुतिन को भी दिक्कत होगी। यूक्रेन तो वैसे ही बेचारा मारा जा चुका है, यूक्रेन के पास तो अब हालत कुछ भी नहीं है। तो ऐसे इसमें रूस चाहता है कि अब लड़ाई समाप्त इसी साल होनी चाहिए, नहीं तो रूस को कठिनाइयां हो सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए, डोनेस्क में जीत का यूक्रेन का दावा भी सामने आया है। खबर क्या है वो आपको बता दें। रूसी फौज से डोनेस्क के गांव को मुक्त करा है, ये दावा किया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से एंड्रिवका पोलेसोवे पर कब्जे का दावा किया गया है। 3rd SOF रेजिमेंट को मिली है कामयाबी। 30 रूसी सैनिकों को भी पकड़ा गया है, यह भी दावा किया गया है। और यूक्रेन के खिलाफ टोटल वॉर की तैयारी में है पुतिन। रूसी इकोनॉमी को युद्ध केंद्रित किया। रूस की जीडीपी का 6% हथियार बनाने में इस्तेमाल होगा। यूक्रेन का ग्लोबल ट्रेड तबाह करने की तैयारी रूस कर रहा है। यूक्रेन की जीडीपी 30% तक कम हुई। तो देखिए, रूस यूक्रेन में टोटल वॉर की सिचुएशन। टोटल वॉर का मतलब क्या है, जल्दी से इसको भी समझते, और तैयारियां जिस तरीके की हैं दोनों तरफ से, ये इसी के संकेत हैं। तो टोटल वॉर मतलब सेना के साथ पूरा देश युद्ध का हिस्सा बन जाता है। इसका पहला प्रमाण क्या है? दोनों देशों के निशाने पर अर्थव्यवस्था, एक दूसरे की इकोनॉमी है। जी हां, इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और ऐसा दोनों तरफ से हो रहा है। टोटल वॉर। सेकंड
जो प्रमाण है, जो सबूत है, वो ये कि टारगेट पर तेल संयंत्र हैं, बंदरगाह हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। ये तो हम लगातार देख रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट लाइन के साथ सप्लाई लाइन पर भी हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन मिसाइल तकनीक से विध्वंस हम बढ़ता देख रहे हैं। एक के बाद एक कई प्रमाण हमारे सामने। पांचवा प्रमाण 21वीं सदी का सबसे विनाशकारी युद्ध ये नजर आ रहा है। जितना लंबा ये युद्ध चला है, ये अपने आप में इस बात का संकेत है। पांडे सर, ये प्रमाण तो हमें दिखाई दे रहा है, टोटल वॉर का भी हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा जंग के लिए ये लगा रहे हैं। लेकिन क्या यूक्रेन इस टोटल वॉर को कंटिन्यू कर सकता है? ये हमेशा कहा जाता है कि वॉर ऑफ एट्रिशन बन के रह गया है और ये लंबा खींच रहा है। क्या वो फेज बीतने वाला है और अब इस तरह का डिस्ट्रक्टिव वॉर शुरू होने वाला है? यूक्रेन कितना इसको झेल पाएगा? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जब हम टोटल वॉर कहते हैं तो टारगेट हमारे केवल मिलिट्री टारगेट्स नहीं होते। तब आप देखते हैं कि उनकी इकोनॉमिकल, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे जो टारगेट हैं, इंडस्ट्रियल टारगेट्स हैं, प्रोडक्शन लाइंस हैं, सबको आप भेजते हैं ताकि क्योंकि आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है तो उनको भी आपको टच करना है। अब देखना है कि यूक्रेन, जो कि कहा जाए कि नाटो से प्रोवाइडेड जो वैसाखियाँ उनके सहारे आगे बढ़ रहा है। अगर आप अटैक करते हो, टोटल वॉर करते हैं, तो ये जो सप्लाई चेन है, नाटो कंट्रीज से जो सुविधाएं मिल रही हैं, रिसोर्सेज आ रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे नॉन मिलिट्री एसेट्स हो, वो सभी प्रभावित होंगे। और ऐसे में यूक्रेन के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ मूव करती है, टाइम चाहिए उसके लिए आपको साधन चाहिए। आप जब टोटल वॉर होती है तो सब कुछ आपका लगा होता है वॉर में, और कुछ भी बचता नहीं है जिसको कि आप इन सब चीज़ों के लगा सकें। तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रेशर जो है यूक्रेन पर होगा। और अगर टोटल वॉर रशिया तैयारी कर रहा है तो इसका मतलब वो तैयारी अभी नहीं, वो पिछले 6 महीने से उसने ऑलरेडी शुरू कर दी होगी। और इसी दिशा में जो है एसेट्स को तैयार करना, इंडस्ट्री लाइन को देखना किस प्रकार से करना है, अपने एसेट्स को रीलोकेट करना, ये सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ती हैं। और यूक्रेन अगर इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से यूक्रेन के लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा टोटल वॉर का सामना करना। और वर्तमान परिस्थितियों में अगर आज की तारीख में हम देखें तो यूक्रेन के पास ऐसे वेर विदौर नहीं है कि वो टोटल वॉर का सामना कर सके। तो ये एक कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर वॉर को न जाके आप टोटल वॉर की कंडीशन में जाते हैं तो निश्चित रूप से रशिया के ऊपर अपर हैंड होगा, क्योंकि उसके पास वो क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि वो अभी भी जो है वो यूक्रेन को जो है वो धराशायी कर सकता है। धराशायी करने का मतलब है जो आप उसको ऐसा कर दें कि कम कर्तव्य वुंड बना दें ताकि वो कुछ भी वो करने में नाकामयाब रहे। हालांकि हमें पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वो परेशान है, वो चाह रहा है कि खुद को पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स उसके बनाए, अमेरिका ने उसकी छूट नहीं दी है। तो ये सब चीजें बताते इंगित करती हैं साफ कि यूक्रेन इसमें प्रेशर में है। उसके पास जो एसेट है वो ये है कि यूक्रेन डेवलपमेंट जो और प्रोडक्शन लाइंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। अमेरिका, ईरान दोनों जो हैं उससे हेल्प लेने का प्रयास कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी उसको अप्रोच कर रही हैं कि वो उनको ड्रोन फैसिलिटीज दें। तो ऐसे हालात में ड्रोन कहां तक आपको, देखिए ड्रोन से आप एक मिशन में जीत सकते हैं, लेकिन पूरी वॉर ड्रोन से जीत सकते हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सारे हासिल कर सकते हैं। ये अभी तक जो है इतिहास में देखा गया कि ऐसा संभव नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और जिस टोटल वॉर का जिक्र हम कर रहे हैं, इसका जिक्र जितना आसान है, अगर टोटल वॉर शुरू होती है तो उतनी ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आम लोगों को भी। और ये टोटल वॉर आखिर है क्या, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सैन्य प्लस आर्थिक वॉर फ्रंट अगर मिला दिया जाए, यानी इन दोनों ही मोर्चों पर अगर चोट मारी जाए बार बार, तो इसे टोटल वॉर का नाम दिया जा सकता है। रूस ने पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध उत्पादन में झोंक दिया है। आज की तारीख में युद्ध बजट बढ़ाकर जीडीपी का 6% कर दिया गया है। सोचिए कितने जरूरी काम रुकने की नौबत आ गई होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा से ज्यादा गोला बारूद बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आज की तारीख में रूस के अंदर 300 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज हो गई है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप की आर्थिक प्रतिबंध वाली मिसाइल गिरी है। अंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवे जो है स्विफ्ट, उससे रूस आज की तारीख में बाहर है, जैसे ईरान भी बाहर है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। पावर ग्रिड, सप्लाई चेन, बंदरगाह, रिफाइनरी, सब पर हमले किए जा रहे हैं, यानी एक दूसरे की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक व्यापार का ध्रुवीकरण भी किया जा रहा है। रूस का एशिया की तरफ झुकना यह दिखाता है और दूसरी तरफ एशियाई देशों को रिकॉर्ड तेल निर्यात भी रूस ने किया है। आपको याद होगा भारत और रूस के बीच ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर काफी अमेरिका ने आपत्ति जताई थी। वहीं यूक्रेन का आर्थिक ढांचा भी तबाह दिखाई दे रहा है। जीडीपी 30% तक सिकुड़ चुकी है, 30% तक सिकुड़ चुकी है। यूएस IMF फंडिंग पर अब यूक्रेन निर्भर है, यानी यूक्रेन में भी जबरदस्त तबाही हुई है।
और इस बीच अहम खबर, रूस का यूक्रेनी फोर्स पर एक जवाबी हमला हुआ है। मिलिट्री कैंप पर मिसाइल से अटैक कर दिया गया। रूस का यूक्रेनी सेना पर प्रीएम्प्टिव अटैक। तस्वीरें आपके सामने। और यूक्रेन के सैन्य अधिकारी मेजर जनरल वादिम स्किबित्स्की का बड़ा दावा सामने आया है। रूस बढ़ा रहा बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन। क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन पर भी जोर। नॉर्थ कोरिया से भी रूस को मिल रही है मिसाइलें। किम जोंग 50,000 सैनिक भी यूक्रेन फ्रंट पर भेजेंगे। तो पुतिन का प्रतिशोध, विध्वंस का विंटर कोट। सर्दियों में यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बनाना इसका मकसद है। मिसाइल हमलों से बिजली उत्पादन को ठप करने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन की एयर डिफेंस पावर को कमजोर करना इसका मोटिव है। यूक्रेन में पैट्रियट की कमी का फायदा उठाकर ज्यादा हमले किए जाएं। नागरिक इलाकों पर दबाव बढ़ाकर मनोबल तोड़ना मंशा है। बिजली, गर्मी और पानी का संकट पैदा करना, लंबी दूरी की मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाना, यूक्रेन की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ाते जाना। सर्दियों को यूक्रेन की कमजोरी बनाने की कोशिश हो रही है। नॉर्थ कोरिया के 50,000 सैनिकों के जरिए तबाही मचाने की कोशिश है। और देखिए पुतिन का विंटर प्लान क्यों, तो रूसी शैडो फ्लीट को यूक्रेन बार बार निशाना बना रहा है। अजोव सी समेत बाकी जगह शैडो फ्लीट पर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। यूक्रेन के रूसी तेल अर्थव्यवस्था पर ड्रोन अटैक भी बढ़े हैं। रूसी रिफाइनरी, तेल भंडार, पुल, रेल नेटवर्क पर हमले हुए। लगातार बढ़ रहे यूक्रेनी हमले से पुतिन बेहद गुस्से में हैं। पुतिन चाहते हैं कि अब जंग में जल्द से जल्द जीत हो। इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और वहीं खबर तो यह है कि यूक्रेन की गाइडेड एरियल बॉम्ब की टेस्टिंग भी पूरी हो गई है। इक्विलाइजर बॉम्ब आधिकारिक खरीद में शामिल कर दिया गया है। रूसी गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब एडवांटेज का इसे जवाब माना जा रहा है। 130 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इक्विलाइजर का हम जिक्र कर रहे हैं। अमेरिकी JDAM ER से 1/3 कम की लागत में इसे तैयार किया जा सकता है, तो यह भी एक बड़ी खासियत है। तो देखिए रूस का ग्लाइड बम एडवांटेज वर्सेस यूक्रेन का ग्लाइड बम इक्वलाइजर, जरा ये तुलना भी देखते हैं। अपने टारगेट के बिल्कुल ऊपर जाने की जरूरत इसे नहीं पड़ती है और बम अपने विंग्स खोलकर ग्लाइड करता है। 130 से ज्यादा किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक ये हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा 250 किलो का भारी वॉरहेड ले जाने में भी ये कैपेबल है। सामान्य बॉम्ब को प्रिसीजन वेपन बना सकता है। सीधे ना गिरकर विंग्स की मदद से ये ग्लाइड करता है। F-16 और मिराज 2000 से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इक्विलाइजर की खासियत क्या है? वॉरहेड 250 किलोग्राम तक ले जा सकता है। अधिकतम रेंज 130 किलोमीटर से ज्यादा है। न्यूनतम रेंज करीब 10 किलोमीटर है। लंबाई की बात करें तो 2.7 मीटर है। विंग स्पैन इसका है 2.4 मीटर का। रिलीज ऊंचाई जो है वो 10,000 मीटर से भी ज्यादा है, 10,000 मीटर से भी ज्यादा। लागत की बात करें तो अमेरिकी JDAM ER से ये 3 गुना कम लागत में तैयार हो सकता है। कुलकर्णी साहब, एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जो हैं वो जमा करने की होड़ सी मच गई है। आज की तारीख में दुनिया के अलग अलग जो देश हैं उनको देखकर, उनके इरादों को देखकर, उनके फ्यूचर की योजनाओं को देखकर तो ऐसा ही लगता है बाकी सारे मुद्दे किनारे कर दिए गए हैं। सिर्फ तगड़ा से तगड़ा जो हथियार है वो कैसे अपने पास लाया जाए, कैसे विध्वंसक हथियारों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए, ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ नजर आ रही है। ये अपने आप में दुनिया के लिए कितनी घातक है? बहुत घातक है समीर। इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जो हम लोग टोटल वॉर कह रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसके पास पैसा है, जिसके पास मैन पावर है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, और कौन सा ऐसा देश है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कितनी देर तक टिक सकता है। तो अब रूस जो है वो कोशिश कर रहा है कि एक रूस अकेला खड़ा है और 30 देश मिल करके यूक्रेन की मदद करें, यानी कि 30 देश वर्सेस 1। 30 देश अपनी टेक्नोलॉजी देने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ। जब रूस ने 30%, सोवियत यूनियन ने अपना GDP का 30% खर्च करने की कोशिश की, तो क्या हुआ? सोवियत यूनियन का
टूट गया। तो क्या किया रीगन ने? स्टार वॉर, न्यूक्लियर वॉर, मिसाइल वॉर में रूस को खींचा, सोवियत यूनियन को तब खींचा, जिससे कि सोवियत यूनियन दो टुकड़े में होकर के इतने सारे टुकड़े हो गए कि रूस बच गया। तो ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से नए नए तरीके सोचे जाएं, किसकी टेक्नोलॉजी है, किसका इनोवेशन है। जो इक्वलाइज़र की आप बात कर रहे हैं, अगर 10,000 मीटर से उसको स्लाइड करते हैं, 130 किलोमीटर 250 किलोग्राम का वो वॉरहेड लेकर के जा रहा है, उसके बाद नेविगेशनल अपना खुद गायरो है, खुद वो प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा है। ये क्या दर्शाता है? हम देख रहे हैं यूक्रेन किस तरीके से लो कॉस्ट के ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ तक कि वो ईरान को देने की बात कर रहा था। तो इस तरह की जब बातें करते हैं, हर कोई सोचता है कि कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा जो हम दुश्मन के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए इक्वलाइज़र की जो कीमत है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ज़बरदस्त है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? युद्ध को समाप्त करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये कन्वेंशनल वेपन्स के द्वारा, प्रिसीजन वेपन्स के द्वारा ही युद्ध समाप्त करने की कोशिश। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज जो बार बार हम सब चर्चा में सुनते हैं, कहते हैं, वो ये कि ये युद्ध इसीलिए लंबा चल रहा है क्योंकि यूक्रेन को हथियारों से तमाम देश मदद कर रहे हैं। तो यूक्रेन को जो मदद दी जा रही है उस पर रूस ने अमेरिका और तुर्की को कड़ी चेतावनी दी है। मॉस्को ने कहा अमेरिका और तुर्की मिलकर पैंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को देगा 70 ATACMS मिसाइल और इसको लेकर रूस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। तो यूक्रेन को हथियार, तुर्की तक जंगी आग। जी हां, यूक्रेन अमेरिका में $280 मिलियन की वेपन डील हुई है। आप सोचिए, इतनी बड़ी डील हुई है। अमेरिका अभी भी यूक्रेन को लगातार फ्यूल कर रहा है। ATACMS मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम देगा अमेरिका, यह तय किया गया है। 70 M39 ATACMS मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हथियार अभी भी यूक्रेन को देने की हो रही है तैयारी। 12 M270 रॉकेट लॉन्च सिस्टम भेजेगा अमेरिका यूक्रेन को मदद के लिए। 2500 M26 रॉकेट क्लस्टर हेड के साथ भेजे जाएंगे और 203 mm के 47,000 क्लस्टर आर्टिलरी शेल्स भी अमेरिका देगा। और तुर्की अपने भंडार में मौजूद अमेरिकी वेपन जो है वो यूक्रेन भेजेगा।